बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK23। तो जो मेडिसिन का नाइट वाला पेपर था उसको फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 69। तो एक पेशेंट है जिसको लोअर आईलिड की लीजन है। तो अगर कोई आईलिड की स्वेलिंग है वो पेनफुल है और इन्फ्लेमेटरी है तो कहाँ पे जाओगे आप? स्टाई की तरफ जाओगे। स्टाई के अंदर जो स्वेलिंग होती है पेनफुल होती है, रिथीमेटस होती है और उसके अंदर पस अराइज कर रही होती है। तो अगर पेनफुल स्वेलिंग हो तो स्टाई की तरफ जाना है, और अगर पेनलेस स्वेलिंग हो तो आपने कहाँ पे जाना है? क्लेजियन की तरफ जाना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो स्टाई है वो पेनफुल स्वेलिंग होती है। जो स्टाई होता है उसको एक्सटर्नल हॉर्डियोलम कहते हैं। तो दो तरह का हॉर्डियोलम होता है, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम और इंटरनल हॉर्डियोलम। जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है इसको स्टाई भी कहते हैं, और इसके अंदर ग्लैंड ऑफ जीस इसकी इन्फ्लेमेशन होती है। जबकि इंटरनल हॉर्डियोलम इसमें मीबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। और अगर मीबोमियन ग्लैंड की पेनलेस स्वेलिंग हो तो उसको क्लेजियोन वगैरह कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये ऑफ्थल्मोलॉजी का MCQ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे चलते हैं। एक पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट यूज़ कर रहा है। ऐसी एंटी डिप्रेसेंट जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के लेवल्स को बढ़ाती है। तो रट्टा मारना, एक होती है SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ा देती है। इसके अलावा जो TCA होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो भी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ा देती होती है। तो क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। एंटी डिप्रेशन के बारे में पूछ रहा है। ये तो पता है कि डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, हमने इसको बढ़ाना होता है। तो कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट है जो सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं SSRI। इसमें फ्लॉक्सटिन आता है, पैरोक्सिटीन आता है, सर्ट्रालीन आता है, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम। कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट है जो SNRI है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ा देती है। उसमें वेनलेफेक्सिन, वेनलेफेक्सिन और डिलॉक्सिटीन, ये रट्टा मार लेना। और जो TCA है वो भी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती है। तो TCA एलिफेंट वाला, एमिट्रिप्टालिन, इमिपरामीन, क्लोमिपरामीन, ये भी आंसर हो सकता है। डेट इज़ वाई आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इसके साइड इफ़ेक्ट में 3C होते हैं: कन्वल्जन, कोमा, कार्डियोटॉक्सिसिटी, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवाती है। और इसकी टॉक्सिसिटी में क्या देते हैं? सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में एक्सप्लेन किया है। डेट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखा करो। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के अंदर। तो जो लेसिथिन सिफिंजोमाइलिन रेशो है ये RDS वाले पेशेंट में करवाते हैं, न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन डैट कि जो लेसिथिन सिफिंजोमाइलिन रेशो है, अगर ये 2:1 से ज़्यादा हो तो उसका मतलब है लंग्स की मेच्योरिटी हो गई है। लेकिन अगर ये रेशो 1.5 से कम हो इसका मतलब है लंग्स अभी मेच्योर नहीं हुए। NRDS के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और डिजीज़ कौन सा होगा? RDS होगा। RDS में सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। सरफेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? टाइप 2 नीमोसाइट, जो क्यूबाइडल होते हैं, जो स्टेम सेल का भी काम करते हैं और सरफेक्टेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। सरफेक्टेंट किस बॉडीज़ में स्टोर होता है? आंसर इज़ लैमेलर बॉडीज़। और सरफेक्टेंट करता क्या है? नॉर्मली सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है। जब सरफेक्टेंट की कमी होगी तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है। अगला है ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो ट्यूमर मार्कर है वो डायग्नोस्टिक नहीं होते, प्रोग्नोस्टिक होते हैं। ये देखने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट जो दे रहे हो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और डिजीज़ कहीं रिकरेंस तो नहीं हो गया। तो ट्यूमर मार्कर आर नॉट यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, दे आर ओनली फॉर प्रोग्नोस्टिक पर्पस। क्लियर? अब जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है ये ट्यूमर मार्कर होता है कौन से कैंसर के लिए? कोलोन के कैंसर के लिए। अब आपने ट्यूमर मार्कर अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं जो एग्जाम में टेस्ट किए जाते होते हैं। सही हो गया। यहाँ से कंफर्म एक आधा मुफ्त का MCQ है, तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना ट्यूमर मार्कर वाले को। लाइक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर बता देता हूँ।
जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है वो पेजेट डिजीज ऑफ बोन में होता है और सेमिनोमा में होता है। सेमिनोमा में प्लेसेंटल एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है। ठीक है, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज अगर ज़्यादा है तो पेजेट डिजीज ऑफ बोन, सेमिनोमा। इसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी आता है जिसमें जीजीटी का लेवल ज़्यादा होगा। दूसरा अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये हिपैटोसेलुलर कैंसर में आता है। यॉर्क सैक ट्यूमर जिसको एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर कहते हैं, इसके अलावा एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया में और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आता है। ठीक हो गया, तो अगर अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और कम है तो डाउन सिंड्रोम। तीसरा बीटा एससीजी है, तो ये मोलर प्रेगनेंसी में और कोरियो कैंसर में आपको देखने को मिलता होता है। CA 15-3 ब्रेस्ट कैंसर में आता है। CA 99 पेनक्रियास के कैंसर में आता है। CA 125 सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर में आता है। कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कैंसर से प्रोड्यूस होता है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलोरेक्टल कैंसर से आता है। LDH डिसजर्मिनोमा या सेमिनोमा से प्रोड्यूस होता है। PSA प्रोस्टेट के कैंसर से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको एब्डोमिनल पेन, आर्थ्रल्जिया और पाल्पेबल परपरा है। पाल्पेबल परपरा, एब्डोमिनल पेन और जॉइंट्स पेन, ये पढ़ के आपको पता लग जाएगा हम कहाँ पे है। HSP हिनोच शॉलिन परपरा, जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है IgA नहीं, IgA नेफ्रोपैथी नहीं कहते, IgA वास्कुलाइटस कहते हैं। और जो उसकी किडनी वाली मैनिफेस्टेशन है उसको IgA नेफ्रोपैथी कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर? तो ये कौन सा डिजीज था? तो हिनोच शॉलिन परपरा वगैरह आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो हिनोच शॉलिन परपरा में क्या पॉइंट्स आपने नोट करने हैं? हिनोच शॉलिन परपरा के अंदर इसको IgA वास्कुलाइटस कहते होते हैं। सही हो गया, IgA वास्कुलाइटस कहते हैं, या इसको हम ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस भी कहते हैं, थोड़ा मुश्किल है। अब इसको HSP कहते हैं। HSP का मिमोनिक ही HSP है। H फॉर हिंज पेन, H फॉर हिंज, और हिंज क्या है? जॉइंट्स होते हैं, तो नंबर 1 जॉइंट्स में पेन होगा। S फॉर स्टोमक, स्टोमक में पेन होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, क्यों होगा? इंटोससेप्शन की वजह से। और तीसरा P से क्या बनेगा? पाल्पेबल परपरा बनेगा, पाल्पेबल परपरा। एक बात रट्टा मार लेना, बच्चों के अंदर दो ही वास्कुलाइटस होते हैं, एक हिनोच शॉलिन परपरा जिसको IgA वास्कुलाइटस कहते हैं, और दूसरा कावासाकी डिजीज़ जिसको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं। सही हो गया, तो हिनोच शॉलिन परपरा में एब्डोमिनल पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है और पाल्पेबल परपरा होते हैं लोअर लिम्स में। ठीक हो गया, और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या देते हैं? स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं। नेक्स्ट है, एक पेशेंट की नेक सर्जरी हुई है और अब वो अपने शोल्डर को एलिवेट नहीं, मतलब अपने आर्म को एलिवेट नहीं कर रहा, ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पा रही, ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पा रही और शोल्डर की ड्रूपिंग हो रही है। रट्टा मारना, शोल्डर की ड्रूपिंग, शोल्डर की श्रगिंग कौन करवाता है? ट्रेपीजियस करवाता है, और ट्रेपीजियस ओवरहेड एबडक्शन भी करता है। और एक और बात रट्टा मार लेना, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में कौन सी नर्व होती है? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ट्रेपीजियस स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई करती है, 11वीं नर्व होती है। और ये एक्सेसरी नर्व ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है। ट्रेपीजियस के दो काम है, शोल्डर की एलिवेशन या श्रगिंग करना, नंबर 2 क्या कहते हैं? ओवरहेड एबडक्शन। 90 से ज़्यादा, 0 से 15 सुप्रास्पाइनेटस, 15 से 90 डेल्टॉइड है, और 90 से ज़्यादा ओवरहेड एबडक्शन ट्रेपीजियस और सेराटस एंटीरियर। और सेराटस एंटीरियर को कौन सी नर्व सप्लाई करती होती है? सेराटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती होती है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा? विंकिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, विंकिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगला MCQ प्योर एनाटमी से है। एक पेशेंट है जिसको प्री ट्रैकियल एब्सेस है, नाम से तो फोकस करो, प्री ट्रैकियल मतलब ये क्या पड़ी है? ट्रैकिया से आगे पड़ी हुई है। ठीक हो गया, तो जो प्री ट्रैकियल एब्सेस है वो कहाँ फैल जाती होती है? प्री ट्रैकियल एब्सेस कहाँ चली जाएगी? सुपीरियर मीडियास्टिनम में चली जाएगी। कौन सी कहाँ चली जाएगी? सुपीरियर मीडियास्टिनम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार लेना। सही हो गया, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियास्टिनम, उन दोनों के दरमियान में एक लैंडमार्क होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है स्टर्नल एंगल ऑफ लुई, जो कि सेकंड कोस्टल कार्टिलेज मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट T4 T5 के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पे होता है। ठीक हो गया, क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेना। तो ये प्री ट्रैकियल एब्सेस वगैरह को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बात याद रख लेना, मोस्टली जो एब्सेस होती है वो पोली माइक्रोबियल से होती है, मतलब एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों देखने को मिलते हैं।
होते होते हैं। आगे चलते हैं, एक पेशेंट है जिसको सीवियर पेन है एंकल के ऊपर और इकाइमोसिस जिसको ब्रूजेस भी है। अब लास्ट पॉइंट आपने पढ़ना है कि वो अपनी टांगों पे खड़ा तो हो सकता है लेकिन पेनफुल है। अगर वो अपनी टांगों पे खड़ा हो सकता है तो आपने कहाँ जाना है, प्लांटारिस का टेंडन रप्चर हो गया है। लेकिन अगर वो खड़ा भी नहीं हो सकता तो एक्यूलीज टेंडन रप्चर हो गया है। मतलब अगर किसी पेशेंट को एंकल पेन है तो आपने ये देखना है कि अगर पेन है तो आपने ये देखना है कि वो अपने टोस पे खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो खड़ा हो सकता है तो प्लांटारिस रप्चर हो गया, अगर कांस्टेंट तो एक्यूलीज टेंडन रप्चर हो गया। नेक्स्ट है 80 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है और उसको डल पुअरली लोकलाइज्ड पेन है। इंपॉर्टेंट थिंग इज डल पुअरली लोकलाइज्ड पेन। तो इसके लिए कौन सा होगा, जो डल पेन होता है उसके लिए टाइप सी फाइबर होता है, और ये स्लो पेन है तो सब्सटेंस पी रट्टा मार लेना। तो ये दोनों मैंने बता दिया है। और जो डल पेन है उसके लिए पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, और जो फास्ट पेन है उसके लिए न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। सही हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट्टा मार लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक लीजन है जो पेरी एमेगडिलॉइड और पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स पे है। मतलब जो एमेगडेलाई जो से सराउंडिंग एरिया होता है वो ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है। याद कैसे करना है, जो एमेगडाला होता है टेम्पोरल लोब में होता है और एमेगडाला आपके ओल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए होता है। और एक और बात रट्टा मार लेना, सारी हमारी बॉडी की सेंसेशन थैलेमस से गुजरती है सिवाय ओल्फैक्टरी सेंसेशन। अब ये सारे इनके फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक हो गया कि किस लोब का क्या फंक्शन है। तो मोटा मोटा वैसे देख लेना कि किस लोब का क्या फंक्शन होता है। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम में टेस्ट की जाती है। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स इनका पूछा जाता होता है। सही हो गया कि जो मोटर कॉर्टेक्स है वो प्री सेंट्रल गायरस में होता है और फ्रंटल लोब में, और जो सेंसरी है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है, पेराइटल लोब में होता है। सबसे पहला है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब को आपने ऐसे याद रखना है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉस होता है, एग्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव। अगर आपने किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है मतलब जो बॉस होता है वो हुक्म देता है, तो नंबर वन इसका फंक्शन क्या होगा, नंबर वन ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा, मतलब प्लानिंग करेगा सबसे पहले। नंबर टू, फ्रंटल लोब में ब्रोकाज एरिया होता है इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में, स्पेसिफिकली लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि हम सारे राइट हैंडेड होते हैं तो राइट हैंडेड लोगों में लेफ़्ट साइड का एरिया डोमिनेंट होता है। तो लेफ़्ट इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, इसके अंदर ब्रोकाज एरिया होगा जो कि मोटर स्पीच एरिया है। अगर एरिया डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट को एक्सप्रेसिव एफेजिया हो जाएगा। नंबर थ्री, प्री सेंट्रल गायरस होता है, इसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है। नंबर फोर, पर्सनैलिटी को कंट्रोल करता है। और नंबर फाइव, यहाँ पे मिक्चुरेशन सेंटर है जो कि हमारे मिक्चुरेशन को इनहिबिट करता होता है। सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार ले रहे हैं। अब आते हैं पेराइटल लोब में। पेराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है, तो ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, सेंसेशन को कैरी करता है। नंबर टू, अगर जो राइट साइड का पेराइटल लोब नॉन डोमिनेंट साइड का डैमेज हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, हेमीस्पेशियल निग्लेक्ट सिंड्रोम। मतलब राइट साइड का जो पेराइटल लोब है नॉन डोमिनेंट होता है ब्रेन का, ये डैमेज हो जाए तो बंदा लेफ्ट साइड को इग्नोर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर डोमिनेंट साइड डैमेज हो गई है, ब्रेन की डोमिनेंट साइड कौन सी होती है, लेफ़्ट होती है, और नॉन डोमिनेंट राइट होती है। तो अगर राइट साइड का फ्रंटल लोब उड़ गया है तो निग्लेक्ट सिंड्रोम होगा। लेफ्ट साइड का डोमिनेंट उड़ गया है तो कौन सा सिंड्रोम होगा, गर्स्टमैन सिंड्रोम, GERST, गर्स्टमैन सिंड्रोम। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंदर ए ग्राफिया होता है, बंदा लिख नहीं पाता। ए कैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता। फिंगर एग्नोशिया है कि वो फिंगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और लेफ़्ट राइट डिसओरिएंटेशन होती है। और लास्ट में पैरासेंट्रल लोब्यूल होता है जिसकी वजह से एस्टीरियोग्नोसिस हो जाती है। जो टेम्पोरल लोब है वो ऑडियो सेंटर है, मेमोरी सेंटर है और ओल्फैक्टरी सेंटर है। नंबर वन, पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इसके अंदर वर्निकीज एरिया है, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन एरिया है। अगर ये डैमेज होगा तो पेशेंट में रिसेप्टिव एफेजिया होगा, यानी वो बोल तो पाएगा लेकिन कोई मीनिंग नहीं होगा स्पीच में। नंबर टू, हिप्पोकैम्पस होगा जिसका काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। अगर ये डैमेज हो गया तो एंटीरोग्रेड एमनीजिया हो जाएगा।
नंबर 3 ए मैगडेला होता है। ए मैगडेला ऐसी मेमोरीज को कंट्रोल करता है, स्टोर करता है जो इमोशनली चार्ज होती है। अगर ए मैगडेला उड़ गया तो पेशेंट को क्लूवर ब्यूसाई सिंड्रोम हो जाएगा। क्लूवर ब्यूसाई सिंड्रोम में हर चीज़ वो मुंह में डालेगा, हाइपर ओरैलिटी, हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर फेजिया होगा। और लास्ट में इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो आ, एक मेमोनिक बताया था पाई इन द फ्लोर, ठीक हो गया, कि जो पैराइटल लोब है उसमें ऑप्टिक रेडिएशन पास करती है, तो अगर ये डैमेज हो गया तो इंफीरियर क्वाड्रेंट टोनोपिया हो जाएगा। और अगर टेम्पोरल लोब उड़ गया तो फिर क्या होगा, पाई इन द स्काई, मतलब आपका जो स्काई है मतलब सुपीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया हो जाएगा। मतलब अगर टेम्पोरल लोब में मेयर्स लूप होता है, अगर वो उड़ गया तो सुपीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया, पेराइटल लोब उड़ गया तो इन्फीरियर क्वाड्रेंट टेनोपिया। लास्ट में ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है, कैलकेरियन सल्कस में होता है। अगर ये डैमेज होगा ऑक्सीपिटल लोब तो पेशेंट में कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैकुला सपियर हो जाएगा, क्योंकि मैकुला को पोस्टीरियर और मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। नंबर 3 विजुअल एग्नोशिया आपको देखने को मिलेगा कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लास्ट में इंसुला है, इंसुला टेस्ट को कैरी करता है। नेक्स्ट एक पेशेंट को सिग्मॉइड वाल्वुलस है जिससे एक्यूट एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। सिग्मॉइड वाल्वुलस सिग्मॉइड कोलोन का है और सिग्मॉइड कोलोन को सिग्मॉइड आर्टरी सप्लाई करती है, और ये हाइंड गट का पार्ट है तो ये इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। इसके बाद टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट है। टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टीनोसिस, मेमोनिक इज PROV प्रूफ करना। पी से पल्मोनरी स्टीनोसिस, आर से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ओ से ओवर राइडिंग अयोटा, वी से VST। और ये राइट टू लेफ्ट शंट है, साइनोसिस होती है लेकिन ये चाइल्डहुड में होती है। अगर बर्थ के टाइम पे साइनोसिस हो तो कहाँ जाओगे, TGA में, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। और टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट में बूट शेप हार्ट देखने को मिलता होता है। सही हो गया। इसके बाद है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होती है, तो इन तीनों को मिलाने से न्यूक्लियोटाइड बनता होता है। ठीक हो गया। तो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। अगर सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस और शुगर हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एंड यू नो कि RNA में यूरेसिल होता है और DNA में थायमीन होता है। और एडेनिन इज रिप्लेस बाय थायमीन इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, अब सिकल सेल अनीमिया का एग्जाम में बहुत ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है। तो जो सिकल सेल अनीमिया है, ठीक हो गया, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में, तो वह कौन सा होता है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन या एडिनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमीन। जो GAG होता है वो GTG से रिप्लेस हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन और 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन में होता है। 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन है, तो इससे जो हीमोग्लोबिन बनता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन S। जब हीमोग्लोबिन S की डीऑक्सीजनेशन होती है तो उसकी पोलीमराइजेशन होती है, और पोलीमराइजेशन से RBC सिकल शेप RBC बन जाता होता है। जब RBC सिकल शेप होता है तो वो रिजिड होता है, सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है और हीमोलिसिस वगैरह करवा देता होता है। अब पेशेंट में क्या मिलेगा, सिकल सेल मिलेंगे, होवल जेली बॉडीज़ आपको देखने को मिलती होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हीमोग्लोबिन S आपको देखने को मिलेगा। सिकल सेल अनीमिया में भी आउटोसप्लीनेक्टमी होती है। जब सप्लीन उड़ जाती है तो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है। वो कौन से होते हैं, शिन, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, H इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया। क्लियर। अगला है 37 वीक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसने अल्ट्रासाउंड कराया एमनियोटिक फ्लूइड का। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम एट द टर्म कितना होता है, तो बेस्ट आंसर इज 1 लीटर तक होता है। कितना होता है, 1 लीटर तक होता है। ओके, तो यहाँ पे इसने सारी वैल्यूज़ बताई हुई है कि जब 8th वीक है तो कितना होता है, 15 ml होता है। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, आई डोंट थिंक सो किसी को याद होने वाला है। लेकिन जो एमनियोटिक फ्लूइड एट द टाइम ऑफ टर्म, तो ये रट्टा मार लेना, ये 1 लीटर तक, 800 से लेकर 1 लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट गायनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है फीटल स्किन से, वहाँ की सिक्रीशन से। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल यूरिन होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है। सही है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहाँ से प्रोड्यूस होगा,
फीटस के यूरिन से, और इसकी क्लियरेंस कैसे होती है जब फीटस उसको स्वेलो करता होता है। एमनियोटिक फ्लूइड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नोट करते होते हैं। 4 क्वाड्रेंट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के वॉल्यूम को देखा जाता होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए, यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए, या जो उसका डीप वर्टिकल पॉकेट है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं। जब ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है तो पेशेंट में क्या होगा, पोर्टर सीक्वेंस होगा। पी से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओ से ओलिगोहाइड्रोमनियास, टी से ट्विस्टेड स्किन, ट्विस्टेड फेस, क्लियर, ई से एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट लाइक क्लब फीट हो जाते हैं, और आर से रीनल फेलियर, ये इसका कॉज होता है। सही हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मार लेना। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं। कब ज़्यादा होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है, या डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अब पॉलीहाइड्रोमनियास कब होता है, नंबर 1 एनेन्सेफली है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिससे फीटस स्वालो नहीं कर पाएगा। नंबर 2 ड्यूडिनल एट्रेसिया है जिसमें डबल बबल साइन होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है। नंबर 3 मदर को डायबिटीज़ है। सही हो गया, क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का है। और एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल कैसे लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस से लेते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड में लेसिथिन सफिंजोमाइलिन रेशो चेक करते हैं जो फीटल लंग मेचोरिटी बताता है। अगर ये रेशो 2:1 से ज़्यादा हो तो मेचोरिटी आ गई है, 1.5 से कम हो तो उसका मतलब है कि लंग्स इमेच्योर हैं। और जो फॉस्फोलिपिड सरफेक्टेंट में होता है वो फॉस्फेटाइडल कोलिन होता है जिसको लेसिथिन कहते हैं। ठीक हो गया। और अगर किसी पेशेंट में प्रोम हो जाए, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीन पेपर टेस्ट। बस ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट एक फीमेल है जो कि ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट लेके आई है, ये डिटरमिन करने के लिए कि उसका फर्टाइल पीरियड क्या है। ठीक हो गया। एक बात याद रख लेना कि जो ओव्यूलेशन को रिस्पॉन्सिबल करने वाला जो हार्मोन है वो एलएच होता है। और ये कंफर्म करना कि ओव्यूलेशन हो गई है या नहीं हुई कौन सा करवाएंगे, मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन। दोबारा बता दूं, ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा है, एलएच सर्च। और ओव्यूलेशन हो गई है ये कैसे कंफर्म करना है, मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन। अगला है, एक पेशेंट को ER-PR कैंसर है, तो ये बात रट्टा मार लेना। अगर ER-PR रिसेप्टर पॉजिटिव है और वो प्री मेनोपॉजल है तो टमैक्सोफिन दो, जो कि सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। वो पोस्ट मेनोपॉजल है तो एरोमेटेज इनहिबिटर दो, लेट्राजोल। और अगर HER2 पॉजिटिव है तो क्या दो, ट्रस्टोजोमाब। और ट्रस्टोजोमाब क्या करती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सही हो गया। अगला है, एक पेशेंट को फटीग है, थकावट है, वाइटिलिगो है। वाइटिलिगो इज द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन मेलानोसाइट। स्किन के ऊपर जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। एक बात याद रख लेना, जब एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है तो उसके साथ इसके दूसरे बहन भाई भी आ जाते हैं। अब इस पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी सोडियम और पोटेशियम आपस में इन्वर्स हो, मतलब कोई एक बढ़ रहा है या एक कम हो रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है, एल्डोस्टेरोन का मसला है। देखो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, और पोटेशियम की और प्रोटॉन की एक्सक्रीशन करता है। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी कम तो ब्लड प्रेशर कम, सोडियम नहीं अब्जॉर्ब होगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, पोटेशियम की रिटेंशन होगी तो हाइपरकलीमिया होगा, प्रोटॉन्स की रिटेंशन होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एल्डोस्टेरोन की कमी होती है, कॉर्टिसोल की कमी होती है, उस डिजीज़ को बोलते हैं एडिसन डिजीज़, जिसको प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं। अब प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स खुद डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसमें ACTH नेगेटिव फीडबैक से ज़्यादा होता है और वो हाइपर पिगमेंटेशन करवा देता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने रट्टा मारना है कि जो एल्डोस्टेरोन है वो जोना ग्लोमेरुलोसा से प्रोड्यूस होता है, कोर्टिसोल जोना फेसिकुलेटा से, और रेटिकुलरिस से एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। अगला टीबी की दवाइयाँ हैं भाईजान, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना। जो पहली वीडियो में उसमें मैंने बहुत डिटेल से टीबी के दवाइयाँ एक्सप्लेन किया, तो वो ज़रूर देख लेना। तो एक पेशेंट है जिसको टिंगलिंग और नंबरेंस हो रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो B6 की डेफिशिएंसी है और वो आइसोनियाज़ाइड यूज़ कर रहा होगा। सिर्फ आइसोनियाज़ाइड के पॉइंट बता देता हूँ, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसको एक्टिवेशन के लिए कैटालेस पेरोक्सीडेज चाहिए, CAT-G की म्यूटेशन हो जाए तो रेजिस्टेंस आ जाती है। ये ड्रग बैक्टीरिसाइडल होती है, किल कर देती है टीबी वाले बैक्टीरिया को,
जो वाहिद बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है वो इथेनब्यूटोल है। अब जो आइसोनियाजाइड होती है वो B6 की डेफिशिएंसी करवाती है, और जब B6 की डेफिशिएंसी होती है पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ELH सिंथेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर हीम सिंथेसिस, और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में रिंग सिड्रोब्लास्ट होते हैं। नंबर 2, पेशेंट को ड्रग इंड्यूस लूपस होगा, एंटीस्टोन एंटीबॉडी देखने को मिलती होती है। और तीसरी चीज़ है हेपाटोटॉक्सिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिराजिनामाइड हेपाटोटॉक्सिक होती है। क्लियर। और ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है, जबकि रिफेम्पिन क्या होती है, साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर होती है। रेड ऑरेंज सिक्रेशन है। इथेनब्यूटोल आइस को इन्वॉल्व करती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऑप्टिक न्यूराइटिस। पिराजिनामाइड हेपाटोटॉक्सिक होती है, हाइपर यूरिसीमिया करवा देती है। इसके बाद एक यूरिन कल्चर किया गया तो इसमें लैक्टोज नॉन फर्मेंटर ऑर्गेनिज्म है, और वो यूरियस पॉजिटिव है। यूरियस पॉजिटिव है। दो ऑर्गेनिज्म रट्टा मार लो जो यूरियस पॉजिटिव है, एक H पाइलोरी है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाता है, और दूसरा प्रोटियस मिराबिलस है। इसके अंदर स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है, स्वार्मिंग मोटिलिटी है, और ये UTI करवाता है, और स्टैग हॉर्न कैलकुलाई करवाता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाले स्टोन्स करवा देता है। सही हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो ई कोलाई होता है वो लैक्टोज के फर्मेंटेशन करता होता है, और कौन सा एगर यूज करते हैं, मैकोन की एगर यूज करते हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो पूरा एल्गोरिथम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। चलो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक नजर आते हैं, ग्राम पॉजिटिव ब्लू नजर आते हैं। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके एल्गोरिथम वैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन चलो। जो ग्राम पॉजिटिव है वो पर्पल या ब्लू नज़र आते हैं, ग्राम नेगेटिव कैसे नज़र आते हैं, नेगेटिव पिंक नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, कोकाई, रॉड्स और डिप्लोकोकाई, सॉरी कोकोबैसिलाई। तो जो डिप्लोकोकाई या जो कोकाई होते हैं, मैंने बोला था ग्राम नेगेटिव लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई। अगर ग्राम नेगेटिव है तो नाइजीरिया में जाना है, ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की तरफ जाना होता है। सही है। तो जो ग्राम नेगेटिव जो डिप्लोकोकाई है, सही हो गया, तो ये एरोबिक होते हैं, और ये दो होते हैं, नाइजीरिया मेनिनजाइटिडस और नाइजीरिया गोनोरिया। तो जो मेनिनजाइटिडस होता है, मेनिंजोकोकस होता है, ये माल्टोस फर्मेंटेशन करता है, एम से माल्टोस, एम से मेनिंजोकोकाई, जबकि गोनोकोकाई माल्टोस की फर्मेंटेशन नहीं करता। मेनिंजोकोकाई के पास पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होता है, इसके खिलाफ वैक्सीनेशन भी बनाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज मेनिंजोकोकाई मेनिंजाइटिस करवाता है। अगर मेनिंजाइटिस के साथ पेशेंट में रैश हो रहा है तो आपने कहाँ जाना है, मेनिंजोकोकाई की तरफ जाना है। कहाँ पे जाना है आपने, मेनिंजोकोकाई की तरफ जाना होता है। इसके अलावा मेनिंजोकोकाई वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम भी करवाता होता है, और इन दोनों के लिए, चाहे वो गोनोकोकाई हो या मेनिंजोकोकाई हो, इन दोनों के लिए क्या देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं इंट्रामस्कुलर। इसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कोको बेसिलाई है, मतलब कोको का मतलब राउंड, बेसिलाई का मतलब रॉड्स, तो दोनों के दरमियान वाले होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज एच इन्फ्लुएंजा और बॉर्डिटिला पर्ट्यूसिस, ये दो रट्टा मार लो। सही है। अब है ग्राम नेगेटिव रॉड्स। जो ग्राम नेगेटिव रोड्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कर्व्ड होते हैं, ग्राम नेगेटिव कर्व्ड होते हैं। जो कर्व्ड होते हैं उसमें 3 होते हैं, ये तीनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई हॉट कैंप फायर कैंप फायर में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अगर बैक्टीरिया कैंप फायर में ग्रो करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कैंपेलोबैक्टर जूजिनाई है, ये ब्लडी डायरिया करवाता है और GBS करवाता है। अगर वो एल्केलाइन मीडिया में ग्रो करता है और ये राइस वाटरी स्टूल करवाता है, साइक्लिक एमपी बढ़ाता है, तो विब्रियो कोलेरा, और अगर यूरियस प्रोड्यूस करता है तो H पाइलोरी। सही हो गया। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव रोड्स। तो सबसे पहला करना है लैक्टोज फर्मेंटेशन। जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करेंगे, निमोनिक है कीन, KEEN। ठीक हो गया। K से क्लैप्सिला, E से इकोलाई और EN से एंटेरोबैक्टर। और जो नहीं करेंगे, अगला टेस्ट होगा ऑक्सीडेज। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है वो सूडोमोनास है, और जो ऑक्सीडेज नेगेटिव है उसमें साल्मोनेला या शिगेला है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको याद भी बड़ी मुश्किल से होगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा हो जाता है, जिसको मिक्सोडीमा कहते हैं।
और इन पेशेंट में कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में लैटरल 3.5 डिजिट्स के ऊपर सेंसरी लॉस होता है और जो थंब की मूवमेंट वीक हो जाती है। थंब की वाहिद मूवमेंट जो एडक्शन होती है वो अल्नर नर्व कंट्रोल करती है, एक्सटेंशन रेडियल नर्व, बाकी सारी मीडियल नर्व कंट्रोल करती है। तो अगर थिनार मसल की वेस्टिंग है, LOAF लुम्ब्रिकल फर्स्ट टू अपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इन चार मसल को मीडियन नर्व सप्लाई करती है और इस सिंड्रोम को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसके अंदर टीनल साइन और फैलन साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट ओरल थ्रश है और पेशेंट में सूडो मेम्ब्रेन्स है। रट्टा मारना, सूडो मेम्ब्रेन्स 3 डिजीज में होती है। अगर सूडो मेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस आ जाए तो कहाँ जाओगे? डिफ्थीरिया। अगर सूडो मेम्ब्रेन्स टंग के ऊपर है, ओरल थ्रश है, सूडो हाइफी है तो कैंडिडा में जाओगे। और अगर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस है तो सी डेफिसिल पे जाओगे जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। और सी डेफिसिल के लिए क्या यूज़ करते थे? मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन। तो उसका आंसर क्या होगा? कैंडिडा होगा। और कैंडिडा के लिए फ्लूकानाजोल यूज़ करते हैं। अब दोबारा सारे अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है उसको रिवाइज करवा रहा है। तो जो म्यूकोर माइकोसिस है, इसके जो हाइफी होते हैं वो ए सेप्टेट हाइफी होते हैं, नॉन सेप्टेट होते हैं और ये वाइड एंगल पे होते हैं। जबकि एस्परजिलस के हाइफी एक्यूट एंगल पे होते हैं, 45 पे होते हैं और S4 सेप्टेट हाइफी है। अब जो म्यूकोर राइजोपस है, इससे म्यूकोर माइकोसिस होता है, DKA या न्यूट्रोपिनिक पेशेंट में होता है, राइनो साइनोसाइटिस करवाता है, नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं, वाइड एंगल पे ब्रांच होते हैं और ये ब्लड वेसल को क्या करते हैं? इन्वेट करता है। ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को रिकेट्सिया भी इन्वेट करता है। इसके बाद एस्परजिलस है तो ये किन पेशेंट में होगा? एस्परजिलस कैटलेस पॉजिटिव है। कैटलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी था। तो ये कैटलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में इन्फेक्शन कराते हैं। ये एक्सीलेंट रिसेसिव है, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, फ्लो साइटोमेट्री कराते होते हैं। सही है। कैंडिडा डाइमॉर्फिक है, हमारी बॉडी में जर्म ट्यूब बनाता है, बाहर सूडो आईपी बनाता है, ओरल थ्रश करवाता है। क्रिप्टोकोकस इनकैप्सुलेटेड होता है, इंडियन इंक स्टेनिंग होती है, ब्रेन में मेनिंजाइटिस करवाता है खासतौर पर HIV में। और एंसेफ्लाइटिस में सोप बबल लीजन होती है। सोप बबल लीजन अगर ब्रेन में हो तो जाइंट सेल ट्यूमर है। हिस्टोप्लाज्मा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और ये मैक्रोफेजेस के अंदर छुप के रहता होता है। अगला वही आ गया, एक पेशेंट को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो इसके लिए लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, इंडियन इंक स्टेनिंग करवाते हैं। HIV पेशेंट में मेनिंजाइटिस हो तो आपने इसकी तरफ जाना है। इनिशियली क्या देते हैं? एम्फोटेरेसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकानाजोल। तो पहले एम्फोटेरेसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन देते हैं। इसके बाद एक चाइल्ड है जिसके रेस्ट लिथीमेटस लीजन है फोरहेड के ऊपर, फोरहेड पे कोई रेड सी लीजन है, पता लगा एंडोथेलियल सेल का कैंसर है। अगर ब्लड वेसल का बिनाइन ट्यूमर होता है इसको क्या बोलते हैं? हीमेंजियोमा कहते हैं। ये एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन होती है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है या प्रोपेनोलोल देते हैं। अगला है, एक पेशेंट है COPD वाला पेशेंट है, उसको इप्राट्रोपियम दिया गया है। इप्राट्रोपियम इज सामा, शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट, और टियोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है। तो ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं। अभी कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे? M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं? M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। एक बात याद रख लेना कि जो M1 होता है और जो M3 है नॉर्मली किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता होता है? ठीक हो गया। जो M1 और जो M3 होता है, क्लियर? M1 और M3 GQ के जरिए काम करते हैं। GQ से साइक्लिक GQ से IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म काम करता होता है। इसके बाद एक पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है। तो मैंने बताया था अगर कीमोथेरेपी से नोजिया और वॉमिटिंग हो जाए, कीमो से या रेडिएशन से या सर्जरी से नोजिया वॉमिटिंग हो जाए तो उसके लिए ओडेनसेट्रॉन देते हैं। ये टाइप 3 सेरोटोनिन ब्लॉकर होता है। जो अल्फा ऑप्शन है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसमें मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन आता है। H1 ब्लॉकर तो इसमें साइक्लोसिन आता है। H3 एंटागोनिस्ट तो इसमें ओडेनसेट्रॉन, सारे सेट्रॉन वाले आते हैं। और मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी स्कोपोलामीन वगैरह यूज़ होती है मोशन सिकनेस के अंदर। और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसमें एप्रापिटेंट आती है। नेक्स्ट एक एस्थमा वाला पेशेंट है जिसको थियोफाइलिन दी गई है। अब जो थियोफाइलिन क्या है? ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होती है।
फोस्फोडाइस्ट्रेस ये वो एंजाइम होता है जो साइक्लिक ईएमपी या साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता होता है। क्लियर। तो जो नॉन स्पेसिफिक फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होते हैं उसमें थियोफाइलिन है। जब ये फोस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को तोड़ेगी तो साइक्लिक ईएमपी नहीं टूटेगा। जब साइक्लिक ईएमपी का लेवल ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करता है जिससे ब्रोंकोडायलेशन होती है। डैट इज़ वाई थियोफाइलिन सीओपीडी और एस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका नैरो थेराप्यूटिक विंडो होता है। थेराप्यूटिक विंडो एक रेंज होती है ड्रग की। जब इसका नैरो थेराप्यूटिक विंडो होगा तो ये ड्रग काफ़ी टॉक्सिक होती है, कार्डियोटॉक्सिक होती है और सीएनएस पे भी टॉक्सिक होती है। कार्डियोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होती है। कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक कौन सी थी, ब्यूपीवाकेन। तो थियोफाइलिन क्या है, नॉन स्पेसिफिक फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। जो फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर है उसमें सिल्डेनाफिल, टारडेनाफिल, सिल्डेनाफिल आ जाता है। जो फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 है उसको सिल्डेनाफिल इनहिबिट करती है। नॉर्मली यह साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता था, साइक्लिक जीएमपी नहीं टूटेगा। वंस अगेन स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है। तो ये रेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं और बीपीएच में भी यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज सिल्डेनाफिल क्या कर रही है, नाइट एनओ के एक्शन को प्रोलॉन्ग कर रही है। तो अगर हमने सिल्डेनाफिल को या फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर को नाइट्रेट्स के साथ मिला के दिया तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। और सिल्डेनाफिल और क्या करवा देती होती है, सिल्डेनाफिल एक और काम भी करवाती है, ये ब्लू टिंज विजन करवाती है। अगर येलो विजन हो तो डाइजॉक्सिन में जाना है, ब्लू विजन हो तो सिल्डेनाफिल में जाना होता है। और सिल्डेनाफिल कब नहीं लेना, जब कोई पेशेंट क्या ले रहा हो, जब कोई पेशेंट नाइट्रेट्स ले रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट में हाइपोटेंशन हो जाएगा। जो फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर है वो रूफ्लोमिलास्ट होती है, तो ये भी सीओपीडी में यूज़ करते हैं। जो फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है वो मिलरिनोन में होती है, मिलरिनोन। और मिलरिनोन एम से मायोकार्डियम, ये हार्ट के अंदर आपको यूज़ करते होते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। क्लियर। और लास्ट में कुछ प्लेटलेट के ऊपर काम करती है जिसमें सिलेस्टाजोल आता है जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। तो ये स्ट्रोक में या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि फिनास्टिराइड ले रहा है। फिनास्टिराइड 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देता। फिनास्टिराइड 2 कंडीशन में यूज़ करते हैं, बीपीएच में और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इससे पेशेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा एक और भी साइड इफेक्ट होता है इसका, ठीक हो गया फिनास्टिराइड का। वो क्या होता है, क्योंकि एंड्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है तो क्या हो जाएगा पेशेंट को, गायनिकोमास्टिया हो जाएगा। तो गायनिकोमास्टिया और इम्पोर्टेंस अगर ये दोनों हो तो आप इम्पोर्टेंस को ऊपर रखना, फिर आप गायनिकोमास्टिया में भाग जाना। सही हो गया। कोई भी ड्रग जो एंड्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है तो वो क्या करवाती है, गायनिकोमास्टिया या सेक्सुअल डिसफंक्शन है। सही हो गया। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड, इसकी इन्लार्जमेंट है। इसको विचू नोड कहते हैं और ये नोड इन्लार्ज होता है जब गैस्ट्रिक मलिग्नेंसी होती है। और जब गैस्ट्रिक मलिग्नेंसी होती है या पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो पेशेंट में एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी देखने को मिलता होता है। तो एक बात रट्टा मार लेना, एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस के 2 डिफरेंशियल्स होते हैं। बिनाइन कॉजेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, और जो मलिग्नेंट कॉजेज़ है उसमें जीआईटी की मलिग्नेंसी है जिसमें गैस्ट्रिक का कैंसर आ जाता होता है। क्लियर। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर के अंदर कौन सी एपिथीलियम होती है, टिपिकल इंटेस्टाइन वाली एपिथीलियम जो कि सिंपल कलमनर एपिथीलियम होती है। अब ये सारे एपिथीलियम के पॉइंट्स हैं। तो जो सिंपल स्क्वेमस होती है ये ब्लड वेसल की लाइनिंग्स पे होती है, यानी एंडोथीलियम पे होती है। नंबर 2 जो आपकी सीरस मेम्ब्रेन्स है, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, नहीं पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और प्लूरा वगैरह वहाँ पे होती है। नंबर 3 कॉर्निया एंडोथीलियम, लिम्फ वेसल्स, मतलब जहाँ भी ब्लड वेसल हो या सीरस मेम्ब्रेन हो वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस होती है। नंबर 2 एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई में भी स्पेसिफिकली टाइप 1 नीमोसाइट जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते होते हैं, गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। पेराइटल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हैनले, इन सब में सिंपल स्क्वेमस होती है। अब जो सिंपल क्यूबाइडल है ये आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स में होती है, लाइक गुनेट्स ओवरी में हो गया, थायराइड के फॉलिकल्स में हो गया,
जो कोराइड प्लेक्सस जो CSF प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज जो नेफ्रॉन की जो डक्ट्स होती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स और एल्वियोलाई की डक्ट्स, मतलब जहाँ पे जो डक्ट्स वगैरह होती है वहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल होती है। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स में भी होती है। तो सिंपल कलमनर है वो कहाँ पे होती है, वो आपकी इंटेस्टाइन में होती है और यूट्रस में होती है। सही हो गया। मतलब वो कह रहा है कि अगर सिलिएटेड हो तो फेलोपियन ट्यूब में जाना है, नॉन सिलिएटेड हो तो वो GIT में, रेक्टम में, एंडोसर्विक्स में और जैकुलेटरी डक्ट में होती है। सूडो स्ट्रेटिफाइड बच्चा तो वो कहाँ पे होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है मेल इंटरनल जेनिटेरिया लाइक वास डिफरेंस वगैरह के अंदर और रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर। तो एक पेशेंट है जिसकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कौन सी एपिथीलियम होती है, तो रट्टा मार लेना कौन सी एपिथीलियम देखने को मिलेगी, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम। ठीक हो गया, सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम। टर्मिनल और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आपको सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम है। वैसे ब्रोंक्यूल्स में सिंपल कलमनर एपिथीलियम होती है जिसके ऊपर सिलिया लगे हुए होते हैं, लेकिन क्यूबाइडल एपिथीलियम भी होती है। सही हो गया, क्लियर। तो ये रट्टा मार लेना। इसके बाद आगे चलते होते हैं हम एक न्यू नेट है जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और फेलियर टू पास मेकोनियम। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, बिलियस वॉमिटिंग हो और मेकोनियम पास नहीं कर रहा, नॉर्मली 48 आवर्स में पास करता है, तो दिस इज़ हर्शस्प्रंग डिजीज़। इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स नहीं होते। इसके मोस्ट कॉमन साइट पूछी जाते हैं तो लोग लड़ते हैं सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम में, तो आपस में लड़ते रहो। हर्शस्प्रंग डिजीज़ को कॉन्जेनिटल मेगा कोलोन कहते हैं। इसमें जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसके गैंग्लिया एब्सेंट होती है। कौन से होते हैं, दो तरह का प्लेक्सस होता है, मायंटेरिक प्लेक्सस जिसको और बैक प्लेक्सस कहते हैं और सबम्यूकोजल प्लेक्सस जिसको मीजनर प्लेक्सस कहते हैं। अब ये सिग्मॉइड कोलोन या रेक्टम में डेफिशिएंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल उसके माइग्रेशन नहीं हो पाई। और ये क्यों होता है, RAT जीन की म्यूटेशन की वजह से। पेशेंट को क्या होता है, बिलियस वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्टेंशन होती है, मेकोनियम पास नहीं होता 48 आवर्स में। और इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो नॉर्मल होता है, वो डायलेटेड होता है, डिस्टल पार्ट नैरो हो जाता है। अब इसका रिस्क डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में होता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में GIT में दो फाइंडिंग्स होती है, एक डुडिनल एट्रेसिया डबल बबल साइन और दूसरा आपको देखने को मिलता है हर्शस्प्रंग डिजीज़ जिसमें स्क्वाट साइन होता है कि जैसे ही DRE करते हैं तो फीसेस निकल जाते होते हैं। RAT जीन की म्यूटेशन होती है। क्लियर। एक पेशेंट को यूनिलैटरल फेशियल स्वेलिंग है, ओके, और एब्सेंट ऑफ स्वेटिंग ऑन द सेम साइड, ओके। तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस का मतलब है स्वेटिंग नहीं हो पा रही। क्लियर, सही हो गया। टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनऑप्थाल्मोस। तो ये चारों चीज़ें होती है हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। और हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई करती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो स्वेटिंग होती है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नॉर्मली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्वेट ग्लैंड इस वाहिद एक्सेप्शन है और ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस करता है सिंपैथेटिक वाला। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है और लीवर में डिजीज़ है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस एसोसिएटेड होता है और दोनों के अंदर P अनका पॉजिटिव होती है और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में बीडिड अपीयरेंस होती है। अगला है प्रेग्नेंट पेशेंट है जिसको प्री इक्लेम्शिया है। प्री इक्लेम्शिया में यह होता है 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन होती है और साथ में प्रोटीन यूरिया या टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाती है। अब उसको सीजर्स का खतरा है, कहीं वो इक्लेम्शिया में ना चली जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या अगर इक्लेम्शिया हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते होते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट की क्या टॉक्सिसिटी होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। और क्या एंटीडोट देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते होते हैं। एक पेशेंट को क्वाड्रीप्लेजिया हो गया है आफ्टर ईटिंग हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। क्लियर, बट सेंसेशन आर इंटैक्ट। अगर कोई बंदे ने काफ़ी अरसे के बाद हाई कार्बोहाइड्रेट मील खाई है तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है। इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को सेल के अंदर पंप नहीं करती गलत फोर के ज़रिए, बल्कि ये पोटेशियम को भी पंप करती है। जब पोटेशियम सेल के अंदर चला जाएगा तो हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। जब हाइपोक्लीमिया होता है तो चारों लिम्स की अचानक ही क्या हो जाती है, पैरालिसिस देखने को मिलती होती है।
क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अगला, एक पेशेंट को डीवीटी है और एक पेशेंट को पैराडॉक्सिकल स्ट्रोक हो गया है। क्लियर। एक बात रट्टा मार लेना, डीवीटी। क्या डीवीटी हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है? आंसर इज नो। कैसे? डीवीटी है लोअर लिम्स की वेन में ब्लड क्लॉट बना हुआ है, तो वो इन्फीरियर वेना कैवा से होता हुआ राइट हार्ट में जाएगा। राइट हार्ट उसको लंग्स में पुश करेगा, लेकिन लंग्स की कैपिलरीज इतनी ज़्यादा तंग है कि उसमें से क्लॉट लंग्स से होता हुआ लेफ्ट हार्ट पे नहीं आ सकता। इसका मतलब है जो क्लॉट है वो कैसे आर्टरीज में घुस गया? वो क्लॉट ऐसे आर्टरीज में घुस गया कि पहले क्लॉट राइट हार्ट में आया था और फिर एक शंट बना हुआ था, एएसटी या वीएसटी। वो एएसटी या वीएसटी स्पेसिफिकली एएसटी के थ्रू होता हुआ लेफ्ट साइड में चला गया और लेफ्ट हार्ट से होता हुआ सेरिब्रल आर्टरीज में चला गया और उसने स्ट्रोक करवा दिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो जो एएसडी है, ईएसटी में क्या होता है? ईएसटी में पैराडॉक्सिकल इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। ईएसटी में नॉर्मली लेफ्ट टू राइट शंट होता है। अगर लेफ्ट टू राइट शंट राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको आइसन-मेंगर सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद इतने सारे रिफ्लेक्सेस लिखे हुए हैं, C5 C6 बाइसेप्स और ब्रेकियोरेडियालिस, C7 C8 ट्राइसेप्स, L3 L4 नी जर्क, S1 S2 एंकल जर्क और S3 S4 एनल रिफ्लक्स है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी थायराइडेक्टमी हुई है फॉर ग्रेव्स डिजीज़। तो ग्रेव्स डिजीज़ में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? एक बात रट्टा मार लेना कि जब थायराइड ग्लैंड निकालते हैं तो थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड पड़े हुए हैं, उनको भी साथ निकाल दिया तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। जब हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा। और जब हाइपो कैल्सीमिया हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेटनी कार्पोपेडल स्पैज्म। तो जो लेट पोस्ट ऑपरेटिव है वो पोस्ट हाइपो पैराथायरॉयडिज्म है। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको में एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, उसके नीचे से कौन सी नर्व गुजरती है? मीडियन नर्व गुजरती होती है। अब ये जो कार्पल टनल या जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ये मीडियली किस बोन से जुड़ेगा? आंसर इज पिजिफॉर्म। बहुत आसान है, याद करो। शी लुक्स टू प्रिटी, स्केफाइड लैटरल है, टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी, ल्यूनेट ट्रिक्यूट्रियम और पिजिफॉर्म। तो पिजिफॉर्म मीडियल है, स्केफाइड लैटरल है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लैटरली स्केफाइड से और मीडियली पिजिफॉर्म बोन से अटैच होता है। पिजिफॉर्म और स्केफाइड बोन का आपको पता है कि ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन आपको देखने को मिलता होता है। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कार्पल टनल बनाता है, लैटरली स्केफाइड और ट्रेपीजियम, मीडियली पिजिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट। और हुक ऑफ हैमेट से कौन सा सिंड्रोम होता है? गयोन केनाल सिंड्रोम। सही हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बज़ वर्ड्स है, लाइक जो फूड पॉइजनिंग होती है, एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड। अगर किसी पेशेंट ने कोई खाना खाया है 1 से 6 घंटों में पॉइजनिंग हो गई है तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर उसने रीहीटेड फ्राइड राइस खाया है तो बैसिलस सीरियस, अगर उसने मायोनीज या मीट खाया है 1 से 6 घंटों में तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन काज स्टेफोरियस है, लेकिन अगर सिकल सेल डिजीज़ है तो उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस साल्मोनेला से होता है। और अगर वो आईवी ड्रग यूज़ करता है, वंस अगेन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो सूडोमोनास, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो कैंडिडा। यूटीआई मोस्ट कॉमन ऑलवेज इज इक्वलाई, इसके बाद स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस सिर्फ यंग फीमेल्स में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो जो मोस्ट कॉमन होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। रट्टा मारना, डॉक्सीसाइक्लिन प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन है, टीथ डिस्कलरेशन और जो बोन की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, तो एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज नाइजीरिया गोनोरिया। नोजोकोमियल यानी हॉस्पिटल अक्वायर्ड तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। पीआईडी वंस अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस या गोनोरिया। ट्रैकोमेटस में एजिथ्रोमाइसिन और गोनोरिया में सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। अगला है फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है तो उसकी वजह से टिपिकल लिम्ब की पोजीशन क्या हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 कंडीशन है, अगर हिप की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो या फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर हो, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो आपका लोअर लिम्ब है वो छोटा हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है तो जो लिम्ब है वो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाती होती है।
कैसे याद रखना है, फ्रैक्चर एफ से पहले ई आता है तो ई से एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी हिप की, और अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप है तो उसमें इंटरनल रोटेशन होती है लोअर लिम्ब की। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर नेक का फ्रैक्चर है तो हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, क्योंकि अडल्ट्स में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी उसकी रेटिनाकुलर ब्रांचेस होती है। अगला एंकल रिफ्लेक्स है तो उसकी रूट वैल्यू S1 S2 होती है। और एक बात रट्टा मारना, जो डिस्क होती है ना वो हमेशा नीचे वाले सेगमेंट को डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल अगर L5 S1 उसके दरमियान डिस्क हर्निएट हुई है तो वह S1 को डैमेज करेगी। अगर L3 L4 के दरमियान वाली डिस्क हर्निएट हुई है तो वो नीचे वाले को L4 को डैमेज करेगी। तो जो मेन होता है एंकल रिफ्लेक्स का वो S1 होता है। S1 कब डैमेज होगा, जब L5 S1 के दरमियान डिस्क हर्निएट हो जाती है। अगला वही आ गया, अगर सिंपल पूछा जाए ओस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन काज तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में साल्मोनेला आ जाता है क्योंकि इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अगला सी डेफिसिल है। एक बात रटा मारना, जो सी डेफिसिल है इसमें एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है। कौन सी एंटीबायोटिक से डायरिया होगा, एक बात रट्टा मारना, मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन ये ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है। बाकी कोई भी एंटीबायोटिक से सी डेफिसिल इन्फेक्शन हो जाता है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है। सही हो गया। लेकिन मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन तो ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। अगर मेट्रोनिडाजोल से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वैनकोमाइसिन दो, और वैनकोमाइसिन से क्या होता है, रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है, हिस्टामिन रिलीज हो जाती है। अगला है पेशेंट को ब्लडी डायरिया है और ट्रोफोजॉइड्स आ रहे हैं। ब्लडी डायरिया है और ट्रोफोजॉइड्स आपको नज़र आ रही है, और वो भी आरबीसी इंजेस्टेड ट्रोफोजॉइड, आरबीसी इंजेस्टेड ट्रोफोजॉइड। ठीक हो गया कि ट्रोफोजाइट ने किसको इंजेस्ट किया हुआ है, आरबीसीएस को इंजेस्ट किया हुआ है। तो और फ्लास्क शेप अल्सर होगा और उमाइबिक लीवर एब्सेस होगा। तो इसको डायग्नोस क्या होगा, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका। एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका में क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल किस किस के लिए देते हैं, गेट गैप, जी से जियार्डिया, ई से एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका। ठीक हो गया। पीस गेट गैप, टी से ट्राइकोमोनास आ जाएगा, गैप गार्डिनेला वजेनालिस, एनारोबिक बैक्टीरिया बिलो द डायफ्राम लाइक सी डेफिसिल है, और पी से पीपीआई में क्वाड्रपल रेजिमेंट के अंदर। अगला वही आ गया, पेशेंट में मल्टीपल लीवर सिस्ट है तो इकाइनोकोकस ग्रानुलोसिस से होता है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन है। और जो इकाइनोकोकस ग्रानुलोसिस है इसके लिए कौन सी ड्रग देते हैं हम, इसको डोक टेप वार्म भी कहते हैं, डोक टेप वार्म कहते हैं। सही हो गया। और इसके लिए ड्रग कौन सी देंगे, वैसे ये टेप वार्म है लेकिन इसके लिए ड्रग एल्बेंडाजोल देते हैं। बाकी जो डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा, उसके लिए प्रेजिक्विंटल देते हैं। लेकिन एकाइनोकोकस ग्रानुलोसिस जो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करवाता है लीवर लंग्स में, तो उसके लिए एल्बेंडाजोल देते हैं, डोग टेप वार्म है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है HIV पॉजिटिव पेशेंट है। अब मैंने HIV के मल्टीपल चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर HIV वाला पेशेंट है उसको मेनिंजाइटिस है तो कहाँ जाओगे, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। HIV वाला पेशेंट है, रिंग इनहांस लीजन है, मल्टीपल है तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में जाओगे, सल्फर डियाजिन, पिरामिथामिन और ल्यूकोवोरिन दोगे। HIV वाला पेशेंट है, नमूनिया हो गया, CD4 काउंट 200 से कम है, इंटरस्टिशियल नमूनिया है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, तो नीमोसिस्टस जीरोविकाई जिसमें ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सासोल कोल्ट्रीमोक्सासोल देते होते हैं, बैटरी कम होगी। अच्छा, ये है। और क्या बताया था, HIV वाले पेशेंट में वाटरी डायरिया हो तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, HIV में ब्लडी डायरिया हो, रेटिनाइटिस हो, पिज़्ज़ा पाई अपीयरेंस हो तो साइटोमेगालो वायरस जिसमें आउल आई इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी होती है, और HIV वाले पेशेंट में पर्पल स्किन नोड्यूल्स हो तो कहाँ जाना है, कैपोसी सार्कोमा, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। अगला है, पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज है और उसकी विजन कम हो गई है, दिस इज ड्यू टू ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ऑप्टिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है। प्रोप्टोसिस होती है जिससे ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होती है, ऑप्थेल्मोपैथी होती है। रट्टा मारना, जो ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी है इसमें आपने प्रोपाल थायोरेसिल और मेथीमाजोल नहीं देना होता, स्टेरॉइड्स यूज़ करने होते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, लेविटोलोल। ठीक हो गया, जो कि अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकर दोनों है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो निफरटिपिन पे जाओगे, ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। प्रेगनेंसी में 4 दवाई यूज़ कर सकते हैं, LH
एल से लेबिटालोल, एम से मिथाइल-डोपा, निफेडिपिन, हाइड्रोलिज़िन। लेकिन कौन सी नहीं देनी प्रेगनेंसी में? एस इनहिबिटर, क्योंकि ये रीनल डिसजेनेसिस करवाती है। अगला हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। चलो अज़ानें हो रही है, अज़ानें सुन लेते हैं। ओके, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, तीन तरह की कार्डियोमायोपैथी होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब है इंजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है। जबकि हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टिव, इसके अंदर इंजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर देखने को मिलता होता है। सही है। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी और बीटा मायोसिन हैवी चेन, इसकी म्यूटेशन देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें हाइपरट्रॉफी है तो S4 साउंड सुनाई देगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने बीटा ब्लॉकर और नॉन डी हाइड्रोपेरिडीन CCB यूज करना है, यानी बीटा ब्लॉकर और वेरापेमिल यूज करना है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना। ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जो प्री लोड को कम करती होती है। क्यों? क्योंकि इन पेशेंट में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है, सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री होती है। तो कौन सी ड्रग आपने नहीं देनी? यहाँ पे आंसर क्या होगा? डायूरेटिक्स, या फिर आपने ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जो प्री लोड को कम करती है, लाइक नाइट्रेट, डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक, या निफेडिपिन या अम्लोडिपिन, ये भी आपने यूज नहीं करनी। लेकिन नॉन डी हाइड्रोपेरिडीन CCB यूज कर सकते हैं, लाइक वेरापेमिल और डिल्टियाजिन। तो कौन सी ड्रग देंगे? B C, बीटा ब्लॉकर और नॉन डी हाइड्रोपेरिडीन CCB। जो बीटा ब्लॉकर है वो MCB है, मेटाप्रोलोल, कार्बिडोल, बाइसोप्रोलोल। और जो डिहाइड्रोक्सिलेटिन है उसमें टियाजिन, ये आ जाता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, DMRD दी गई है। तो कौन सी देते होते हैं DMRD? सबसे पहली मिथोट्रेक्सेट, सल्फासलाजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। रट्टा मारना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम वहाँ पे भी देते थे। और पायरिया क्यूटेनिया डायडा हेपेटाइटिस C से एसोसिएटेड है। इसके बाद हाइड्रोजन आयन का PCT में क्या रोल होता है? इसका काम होता है बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन करना, एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसको ब्लॉक कौन से करती है? एस्टाजोलामाइड। अगला है कैरियोटाइप 47 XYY, ये मिस्टेक है, XYY नहीं, XXY होता है। तो एक लाइन पेरिटल सिंड्रोम है, इसमें गायनिकोमास्टिया होता है और टाल स्ट्रेचर होता है और छोटे छोटे टेस्टिस होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसके बाद प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ एपोप्टोसिस है, जिसमें DNA फ्रेगमेंटेशन होती है, DNA फ्लैटरिंग होती है, तो उसमें एपोप्टोसिस आ जाएगा। एपोप्टोसिस के तीन पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और परफोरिन गैर एंजाइम पाथवे। ठीक हो गया। एक बात याद रख लेना, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसको डेथ रिसेप्टर पाथवे कहते हैं, और जो इंट्रिंसिक है वो माइटोकॉन्ड्रियल है, साइटोक्रोम C रिलीज होता है। और जो परफोरिन गैर एंजाइम है वो T लिम्फोसाइट्स में देखने को मिलता होता है। जो एपोप्टोसिस है उसमें 180 बेस पेयर के लैडर बन जाते होते हैं। नेक्रोसिस के अंदर एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। सही हो गया, उसमें सिमियर पैटर्न होता है। पैथोलॉजी स्पेसिमेन है जिसमें सेल डेथ है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं हो पा रही। ठीक हो गया। तो एपोप्टोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है।
आपने नेक्रोसिस की टाइप्स देख लेना कि कौन सी मॉर्फोलॉजी किस में देखने को मिलती है, लाइक लिकोफेक्टिव किस में होती है, कोआगुलेटिव किस में होती है, केजियस किस में होती है, ये अच्छे से देख लेना। अगला है एक पेशेंट को टीबी है, टीबी वाला पेशेंट है, उसको क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ है और एचआरसीटी में ब्रोंकाई डायलेटेड है। एक बात रट्टा मारना, अगर एल्व्यूलाई डायलेटेड है तो एम्फाइसीमा, अगर ब्रोंकाई डायलेटेड है तो ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक हो गया, जो कि टीबी वाले पेशेंट में आता है। वो ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है, ट्रैम ट्रैक साइन होता है। ये ट्रैम ट्रैक साइन अगर आपको रीनल बायोप्सी में मिले तो कहाँ जाओगे, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव, जो हेपेटाइटिस सी से होता है, हेपेटाइटिस बी से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है। अगला है पेशेंट को हाइपरटेंशन है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसको अचानक ही चेस्ट पेन और एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, मतलब उसको एमआई हो गया है, कार्डिक एंजाइम एलिवेटेड है। तो ये टिपिकल सिनेरियो है एमआई का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। तो इसमें अच्छे से पढ़ लेना, एमआई के अंदर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी ओक्लूड होगी तो इंफीरियर वाल एमआई होगा। अगर लैटरल वाल का एमआई है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी 1 एवीएल V5 V6, और जो इंटीरियर वाल है वो V1 से V4 है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एमआई के सिम्टम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले कौन सा आएगा, मायोग्लोबिन, री इन्फाक्शन के लिए CKMP, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपाई ट्रोप टी, और लेट कौन सा होता है, LTH होता है। सही हो गया। और लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करानी है, पेशेंट में ECG करानी है। अगर मार्कर पूछा जाए तब आपने ट्रोप आई करवाना है। ठीक है, जो CKMB होता है वो 72 आवर के बाद डिसअपियर हो जाता है, दैट इज वाई इट इज यूज फॉर री इन्फाक्शन, जबकि ट्रोप आई 1 हफ्ता लेता है। अगला एक पेशेंट है जिसको MI है तो सेंसिटिव पूछ रहा है, तो वो ट्रोप आई आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है पेशेंट को पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। अगर पेशेंट को पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या पल्सलेस VT है तो क्या करोगे, डिफिब्रिलेशन करोगे। बाकी तमाम एरिथमियास में जिसमें पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो उसमें कार्डियोवर्जन करते हैं, लेकिन अगर पल्सलेस VFib है या पल्सलेस VT है तो इसमें डिफिब्रिलेशन करते हैं, अनसिंक्रोनाइज करते हैं। और अगर पेशेंट स्टेबल हो तो आपने ड्रग देनी है, लाइक V5 के अंदर क्या देते हैं, V5 के अंदर लिडोकेन देते हैं, एमिट्रियोन VT में देते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, SVT में एडिनोसिन देते हैं, वुल पार्किंसन वाइट में प्रोकेनामाइड देते हैं। अगला एक पेशेंट है जो कि ट्रॉमेटिक शॉक में है, उसकी वैक बोल रहा हूँ, वीक फेमरल और पेरिफेरल पल्सेस है, मतलब आपको पेरिफेरल लाइन नहीं डल पा रही तो आपने क्या पास करनी है, CVP लाइन पास करनी है। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो इंटरनल जुगुलर वेन है, और जो बेस्ट साइट है वो सब क्लेवियन होती है। फेमरल वाली थोड़ी अनहाइजीनिक होती है। क्लियर। इसके बाद अगला है कि नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर डाटा कौन सा हो, क्वालिटेटिव डाटा हो। क्वालिटेटिव डाटा, ये कैसे पता लगा क्वालिटेटिव है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये डिजीज है या डिजीज नहीं है, तो इसको हम नॉमिनल डाटा कहते हैं। नॉमिनल डाटा इज क्वालिटेटिव, ये डिजीज है या नहीं है। सबसे पहले ये देखना है डाटा कौन सा है, तो ये क्वालिटेटिव है कि डिजीज है या नहीं। अगर ये क्वांटिटेटिव होता, लाइक अगर आपने मीन को कंपेयर करना होता तो वो क्वांटिटेटिव है, लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस तो ये क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव के लिए स्काई स्केयर होता है। अगर ये क्वांटिटेटिव होता, मीन को कंपेयर करना होता, अगर 2 ग्रुप होते तो T टेस्ट, और 3 या 3 से ज्यादा होते तो क्या यूज करते हैं, आप बताओ, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगला है पेशेंट की थायराइड सर्जरी हुई है तो पैराथायराइड निकाल दिया होगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम से कैटिनी, सीजर, कार्पोपेटल स्पैज्म, टॉपस्टिक साइन, ट्रोजियो साइन देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी है तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। नेक्स्ट है एक बंदा अपनी आंखों को क्लोज नहीं कर पा रहा, आंखें बंद करके रट्टा लगा लेना, फेशियल नर्व की पालसी है, क्योंकि फेशियल नर्व और भी पिलरिस ओकुलाई को सप्लाई करती है, जिसका काम है आईज को क्लोज करना। और दूसरा माउथ की ड्रूपिंग हो गई है सेम साइड के ऊपर, लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल्स है। तो पहले ये बताओ, आंखें बंद नहीं कर पा रहा और फोरहेड की रिंकल्स भी गायब हो गया है, इसका मतलब ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, क्योंकि जो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है वो अपर हाफ ऑफ फेस को सपेयर करती है, कॉन्ट्रालैटरल लोअर फेस को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें चूंकि अपर और लोअर हाफ दोनों इन्वॉल्व है तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस डैमेज हो गया है पॉन्स के अंदर। सही हो गया, तो एक बात रट्टा मार लेना। दूसरा बात यह है कि जो फेशियल नर्व है वो स्टाइलोमास्टोइड फोरामिना से निकलती है। तीसरा मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। सेकंड फेरेंजियल आर्च से डिराइव्ड होते हैं।
और इसकी 5 ब्रांचेस होती है जो फेस को सप्लाई करती है। टेम्पोरल, ज़ाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। सर्वाइकल वाली प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है। सही हो गया, क्लियर। तो अगर पेशेंट को फेशियल पाल्सी है और कन्वर्जेंट स्क्विंट है, कन्वर्जेंट स्क्विंट, कन्वर्जेंट का मतलब आइस मीडियली रोटेट हो गई है। क्यों हो गई है मीडियली रोटेट? क्योंकि लैटरल रेक्टस काम नहीं कर पा रहा और लैटरल रेक्टस को एब्ड्यूसर नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा फेशियल नर्व स्टेपिडियस को सप्लाई करती है। फेशियल नर्व कोर्डा टिम्पनाई देती है जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है। फेशियल नर्व लक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है थ्रू ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। क्लियर, तो ये रट्टा मार लेना। अगला एक चाइल्ड है जिसका फ्रोथी यूरिन है। फ्रोथी यूरिन का मतलब यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया है। ये पढ़ के आपकी जहन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आना चाहिए, मिनिमल चेन डिजीज, और इसमें लिपिड लेडन कास्ट होती है। तो यूरिन के अंदर कौन सा सब्सटेंस जा रहा है? लिपिड्स जा रहे हैं। अगला एक पेशेंट है जिसको रेस्टिंग ट्रेमर है, कोकबिल रिजिडिटी है। रेस्टिंग ट्रेमर है और कोकबिल रिजिडिटी है और इसके सिम्टम इम्प्रूव कर जाते हैं वॉलंटरी मूवमेंट में। वैसे ये रेस्टिंग ट्रेमर और कोकबिल रिजिडिटी ये दोनों बज़वर्ड होते हैं पार्किंसन में। और पार्किंसन के अंदर क्या होता है? सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ये डैमेज होता है। नॉर्मली ये डोपामीन प्रोड्यूस करता होता है और डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डैट इज़ वाई इसको ट्रीट करने के लिए हम डोपामीन एगोनिस्ट, लीवोडोपा, कार्बिडोपा वगैरह मिला के देते होते हैं। अगला है एक पेशेंट को एक्रोमेगैली है। एक्रोमेगैली का मतलब है कि प्यूबर्टी के बाद अचानक ही उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और लिम्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। नॉर्मली जो एक्रोमेगैली है वो ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है, लेकिन इसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल है। ग्रोथ हार्मोन का लेवल कभी भी चेक नहीं करते क्योंकि इसमें इतनी वेरिएशन आती है। सुबह के वक्त कम होता है, रात के वक्त इतना पीक में होता है। तो जब भी कोई एक्रोमेगैली वाला पेशेंट हो तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है? सबसे पहले IGF-1 लेवल्स कराते हैं और डायग्नोस्टिक के अंदर कौन सा कराएंगे? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो एक्रोमेगैली होता क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमा जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इसमें ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स नहीं कराते बल्कि क्या करवाएंगे हम? सबसे पहले IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, फिर उसके बाद हम OGTT टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके बाद एक कार्डियोलॉजी प्रोसीजर है, उसने पेस मेकर रखना है जो कोरोनरी साइनस से लीड करेगा। तो एक बात रट्टा मारना, जो पेस मेकर आर्टिफिशियल होता है वो हमेशा राइट वेंट्रिकल के पास रखा जाता है। तो ये फैक्चुअल है, इसको रट्टा मार लेना। सही हो गया। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको स्टैब वूंड है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू द स्टर्नम। ठीक हो गया, क्लोज टू द स्टर्नम, इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोज टू द स्टर्नम। वैसे तो जो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है इसमें आपका हार्ट पड़ा होता है, ये पेरिकार्डियम वाला पार्ट है। और हार्ट का कौन सा पार्ट सबसे आगे होता है? वो राइट वेंट्रिकल है। तो पहली बात ये नोट करना, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये प्रीकॉर्डियम है, पेरिकॉर्डियम नहीं, प्रीकॉर्डियम है। और प्रीकॉर्डियम में हार्ट का कौन सा पार्ट सबसे आगे होता है? राइट वेंट्रिकल। और पीछे कौन सा होता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के पीछे क्या होता है? इसोफेगस। क्लियर। अगला है एक पेशेंट है जिसको क्रस्ट सिंड्रोम है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती है? एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी होती है। ये अच्छे से पढ़ के जाना कौन सी एंटीबॉडी कौन सा डिजीज़ में होती है। फॉर एग्जांपल एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी एंटी स्मिथ, ये SLE के लिए स्पेसिफिक होती है, ज़्यादा स्पेसिफिक एंटी स्मिथ है। सेंसिटिव कौन सी होती है? ENA। एंटी सेंट्रोमेयर लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, क्रस्ट सिंड्रोम। लेकिन जो डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा है उसके अंदर कौन सी होती है? एंटी टोपोआइसोमरेस या एंटी SCL70। जो डेल्टा है एंटी हिस्टोन, ये किस में होती है? ये ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में होती है। ड्रग इंड्यूस ल्यूपस शिप से होता है। सल्फोनामाइड, हाइड्रोलिजीन, आइसोनियाजाइड, प्रोकनामाइड किन लोगों में? जो स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। और जो एंटी जोवन होता है ये पोली मायोसाइटस और डर्मेटोमायोसाइटस में होता है। नेक्स्ट इस पेशेंट को डीप रैपिड ब्रीदिंग है जिसको कोस्मोल ब्रीदिंग कहते हैं, वैसे ये DKA में होती है। और DKA में हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अच्छा, सारी एंटीबॉडीज़ नीचे लिखी हुई है, एक्सप्लेन करता हूँ। तो DKA में क्या होता है? कीटोन बॉडी ज़्यादा होती है। कीटोन बॉडी ज़्यादा होने से हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उसकी कंपनसेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम से आती है, तो रिस्पायरेटरी एल्केलॉसिस आती है इन द फॉर्म ऑफ कोस्मोल ब्रीदिंग। अब ये सारी आउटो एंटीबॉडीज़ लिखी हुई है। अगर
पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी है तो माइस्थीनिया ग्रेविस है, जिसमें मसल वीकनेस एक्सरसाइज से वर्सन हो जाती है। प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिक सिंड्रोम स्मॉल सेल लंग कैंसर से एसोसिएटेड होता है। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटी कार्डियोलिपिन ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट, ये तीनों एंटी फॉस्फोलिपिड में होती है। ENA-SLE में होती है। एंटी कार्डियोलिपिन ल्यूपस एंटी कोआगुलेंट एंटी फॉस्फोलिपिड में आती है। एंटी DS एंटीबॉडी एंटी सिमित SLE में स्पेसिफिक होती है। एंटी स्टोन ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में होती है। एंटी U1 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में होती है। इसमें 3 डिजीज़ होते हैं, SLE, स्क्लेरोडर्मा, पोलीमायोसाइटिस। SSP से रट्टा मारना है। रूमाटाइड आर्थराइटिस में जो सेंसिटिव होती है वो RF फैक्टर होता है। ये IgM एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट FC पोर्शन ऑफ IgG। ज़्यादा स्पेसिफिक एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड होती है। शोगरान में रो ला होती है, एंटी रो एंटी ला। SSA SSB डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में एंटी टोपोइसोमेरेस 1 या एंटी SCL70 होती है। लिमिटेड को क्रेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, इसमें एंटी सेंट्रोमेयर होती है। पोलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस, इसमें एंटी जो एंटी सेंथिटेस एंटी हेलिकेस एंटीबॉडी होती है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होती है। जबकि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में अस्थमा एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी एंटी LKM एंटी लीवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी होती है। अगला पेशेंट को हाइपर नेट्रीमिया विथ हाइपोक्लीमिया। तो वंस अगेन फोकस करो, सोडियम बढ़ रहा है और पोटेशियम कम हो रहा है, डेट मीन्स एल्डोस्टेरोन का चक्कर है। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को बढ़ाना है, पोटेशियम को कम करना है। तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है और एल्डोस्टेरोन का अगर ट्यूमर हो तो उसको कौन सिंड्रोम कहते हैं। अगला देखो, सोडियम कम है और पेशेंट में हाइपर पिगमेंटेड स्किन लेशन है। सोडियम कम है, एल्डोस्टेरोन कम है, यानी पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है। एडिसन डिजीज़ प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी होता है। प्राइमरी का मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज है, तो ACTH नेगेटिव फीडबैक से प्रोड्यूस होगा जो हाइपर पिगमेंटेशन करवा देगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो बाइल साल्ट्स होते हैं गाल ब्लैडर में, वो स्टोर मतलब प्रोड्यूस कहाँ से होती है, बाइल एसिड वगैरह ये प्रोड्यूस होते हैं लीवर से। स्टोर कहाँ पे होते हैं, गाल ब्लैडर में। और इनकी क्या होती है असल में, कॉन्जुगेशन होती है किसके साथ, कॉन्जुगेशन ग्लाइसिन और टोरिन के साथ होती है। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, दो तरह के बाइल एसिड होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो कोलिक एसिड और कीनो डिऑक्सी कोलिक एसिड है, लीवर से बनते हैं। फिर वो बाइल में सिक्रेट होने से पहले कॉन्जुगेशन होती है। जब कॉन्जुगेशन होती है तो वो बाइल एसिड बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होते हैं और बाइल साल्ट क्या करते हैं, फैट की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, डाइजेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगला है, वंस अगेन पेशेंट ने एंटीबायोटिक थेरेपी लिया है। मैंने कहा था एंटीबायोटिक लेने से वाटरी डायरिया हो जाए तो सी डेफिसिन में जाना, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब कौन सी एंटीबायोटिक से होता है, मैंने बताया था मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन। इसका नाम नहीं लेना क्योंकि ये ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो ये किससे होगा, इसका निमोनिक है कैप, CAP कैप। और जो सी है वो 3 दफ़ा आएगा। सी से सिप्रोफ्लोक्सासिन, सी से सेफ्लोसपोरिन और सी से क्लिंडामाइसिन। ए से एम्पिसिलिन और पी से PPI, ये रट्टा मार देना। अगला पेशेंट को पेनफुल वेजिकुलर रैश है लोअर लिप के ऊपर। लोअर लिप का तो जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, मेंटल नर्व होती है। ठीक हो गया, मेंटल नर्व यानी जो चिन है और जो लोअर लिप है उसके ऊपर जो सेंसरी सप्लाई है वो कौन सी होती है, वो होती है मेंटल नर्व होती है। मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है और डिजीज़ कौन सा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। असल में जो मेंटल नर्व है वो इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व की ब्रांच होती है। इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व इज अ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। असल में जो पोस्टीरियर डिवीजन है, दो दो नर्व है जिनकी पोस्टीरियर डिवीजन रट्टा मारनी है। एक है इंटरनल इलियक आर्टरी की, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस है। उसमें इलियोलंबर आर्टरी, लैटरल सैक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। ज़्यादातर लोगों को भूल जाता है इंटरनल इलियक आर्टरी की पोस्टीरियर डिवीजन। और दूसरी पोस्टीरियर डिवीजन है मैंडिबुलर नर्व की, मेमोनिक है अली ब्रांचेस। अली ए से क्या बनेगा, ओरिकुलो टेम्पोरल, एल से लिंगुअल, आई से इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। क्लियर।
चलो आगे चलते हैं। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और जो बैकर है ये एक्सीलेंट रिसेसिव है। ये दोनों डिजीज एक्सीलेंट रिसेसिव है। तो कौन सी डिजीज का मसला होगा? एक्स क्रोमोसोम का मसला होगा। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में किस जीन का मसला होता है? डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है, एक्सीलेंट रिसेसिव होती है। इसमें एक साइन पॉजिटिव होता है, गोवर साइन पॉजिटिव होता है कि जो पेशेंट है वो अपने अपर लिम्ब को यूज करेगा टू स्टैंड अप। तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्सीलेंट रिसेसिव होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है और इसके अंदर तीन चीज़ें रट्टा मारना। इसमें जो काफ है उसकी सूडो हाइपरट्रॉफी होती है, वैडलिंग गेट होता है, गोवर साइन होता है, डेथ इज ड्यू टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन होती है और डिस्ट्रोफिन करता क्या है? नॉर्मली स्केलेटल मसल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता होता है। सही है, ठीक हो गया। बाकी और एक्सप्लेन कर रहा वो क्रोमोसोम नंबर 21, इससे डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें फ्लैट फेस, एपिकेंथल फोल्ड, अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ आइस। 18 वाला एडवर्ड है, ई से 18। तो इसमें प्रिंस एडवर्ड से रट्टा मारना, पी से प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, आर से रोकर बॉटम फीट, आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एन से नॉन डिसजंक्शन, सी से क्या हो जाएगा? कार्डिक डिफेक्ट लाइक वीएसटी, और ई से आपका लाइक एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट वगैरह आ जाएगा। 13 वाला पैटियो है, इसमें पी बहुत सारे आएंगे, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, होलो प्रोजेंसेफली, माइक्रोप्थेल्मिया, पता नहीं क्या कुछ है। सही है। नेक्स्ट एक ट्रैवलर है, एक मलेरिया एंडेमिक एरिया, पाकिस्तान एक मलेरिया एंडेमिक एरिया है। उसने क्लोरोक्विन की प्रोफाइलैक्सिस ली थी लेकिन उसको फिर भी मलेरिया हो गया है। तो एक बात याद रख लेना, जो हिप्नोजॉइड्स हैं वो वाइवेक्स और ओवेल से प्रोड्यूस होते हैं। वाइवेक्स और ओवेल के लिए क्लोरोक्विन देते हैं और हिप्नोजॉइड को किल करने के लिए प्राइमाक्विन देते हैं। और प्राइमाक्विन देने से क्या हो जाएगा? G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगा। जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम उसके लिए आर्टिमेसिनिन कम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट एक फैमिली है जो कि क्लोज्ड रूम में थी और चारकोल फायर, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आपने सुना होगा कि हीटर ऑन रह गया, कि धुआं बाहर नहीं निकला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो चेरी रेड स्किन होती है। पल्स ऑक्स नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है, बिकॉज पल्स ऑक्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और साइनाइड की पॉइजनिंग है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को भी बाइंड करती है 200 से 250 टाइम मोर, और ये ऑक्सीजन की डिलीवरी को कम करती है और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करती है। हीमोग्लोबिन एफ और कार्बन मोनोऑक्साइड ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करती है, ऑक्सीजन को निकलने नहीं देती। चाहे साइनाइड पॉइजनिंग हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, सैचुरेशन भी नॉर्मल है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों में हाइपोक्सिया होता है। साइनाइड पॉइजनिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में हीमोग्लोबिन सही से काम नहीं करेगा तो एनीमिक हाइपोक्सिया होगा। दोनों में ब्राइट रेड ब्लड होता है, चेरी रेड ब्लड भी दोनों में होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक कार्बन मोनोऑक्साइड में देखने को मिलता होता है। सही हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 100% हाइपरबारिक ऑक्सीजन है और साइनाइड के लिए हाइड्रोक्सोकोबालामीन है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कब होती है? जब कार एग्जॉस्ट से एक्सपोजर हो या फाल्टी हीटर हो, और साइनाइड में स्मोकिंग फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक्स वगैरह। क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ में इम्यून सेल हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है? इसको बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस। नॉर्मली हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ये टॉलरेंस ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगा। टॉलरेंस का मतलब है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन को रिस्पॉन्स नहीं करते। दो तरह की टॉलरेंस होती है, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल। सेंट्रल होती है थाइमस या बोन मैरो, थाइमस फॉर टी, बोन मैरो फॉर बी सेल, और पेरिफेरल वाली टिश्यूज में होती है। सही हो गया। बाकी कुछ डेफिनेशन है हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट टाइप पेशेंट को पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, ब्लड फ्लो लिम्स की तरफ कम हो गया है आफ्टर ट्रांजिएंट ऑक्लूजन, देर इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो के। जब आपने सर्कुलेशन को रिस्टोर किया तो
मतलब आपने आर्टरी को बंद किया फिर आर्टरी को खोला तो ब्लड फ्लो उतने हिसाब से नहीं बढ़ा। नॉर्मली ऐसा होता है जब हम आर्टरी को बंद करते हैं और तब इसको दोबारा खोलते हैं तो कौन सा हाइपरीमिया होता है, रिएक्टिव हाइपरीमिया होता है। लेकिन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ में क्या होता है, ऑलरेडी इस्कीमिया चल रहा होता है जिसकी वजह से वास्कुलर रिस्पॉन्स नहीं हो पाता, सेकेंडरी या रिएक्टिव हाइपरीमिया नहीं काम कर रहा होता। क्लियर। एक रिसर्चर है, उसने एक ऐसा टॉक्सिन दिया है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर रहा है, खास तौर पर कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम सी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। तो ये कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है। कॉम्प्लेक्स 3 किसके पास भेजता है, कोएंजाइम क्यू से साइटोक्रोम सी के पास भेजता है। ठीक हो गया। तो कॉम्प्लेक्स 3 को कौन इनहिबिट करती है, एंटीमाइसिन ए। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो NADH डिहाइड्रोजिनेस है, इसको इनहिबिट रोटिनॉन करता है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, इसको मेलोनेट इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, एंटीमाइसिन इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, इसको साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट करता है। कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस है, इसको ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता है। सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब है, उसने थ्रोट का सैंपल लिया है जिस पेशेंट को डिफ्थीरिया था। डिफ्थीरिया वाला ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव रोड होता है, चाइनीज़ लेटर होता है। अब ये चाइनीज़ लेटर ग्रोथ क्यों होती है, क्लस्टर फॉर्मेशन, पहला ऑप्शन है क्लस्टर फॉर्मेशन, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में होता है। चेन फॉर्मेशन स्ट्रेप्टोकोकस में होता है। डिप्लोकोकाई 2 बताए थे, ग्राम पॉजिटिव हो तो कहाँ जाओगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ग्राम नेगेटिव हो तो नाइजीरिया में जाओगे। और ई वाला है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया 2 होते हैं, बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम। तो क्या बचा, चार्ली ऑप्शन, ये आपको मैंने रूल आउट करके बताया। सही है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस है, ये पढ़ के आपके जहन में माइस्थीनिया ग्रेविस आना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है शाम के टाइम पे ज़्यादा हो जाती है, एक्टिविटी करने से ख़राब हो जाती है और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। इसमें पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती होती है। ये सारे रिपीट MCQ हैं। 52 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन है, ब्रॉन्ज स्किन पिगमेंटेशन और डायबिटीज़। तो ये हीमोक्रोमेटोसिस होती है, सिरोसिस होता है और इसमें HFE जीन की म्यूटेशन होती है, C282Y। ट्रीटमेंट के अंदर फ्लेबोटमी और आयरन चिलेटर देते हैं, डिफ्रॉक्सामिन और डिफ्रासिरोक्स। ठीक हो गया, ये देते होते हैं। इसके बाद है 55 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड विद अ थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल है और मैंने एक चीज़ बताई थी कि FNAC सिर्फ एक कैंसर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, फोलिकुलर कैंसर को फोलिकुलर एडिनोमा से, एडिनोमा को कैंसर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। आपको क्या लेना पड़ता है, बायोप्सी लेनी पड़ती है। तो जो फोलिकुलर कैंसर है इसका हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है और ये बोन और लंग्स की तरफ फैल जाता है। FNAC से आप कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये फोलिकुलर एडिनोमा है या कैंसर है। आपको बायोप्सी लेनी है, बायोप्सी में कैप्सूलर और वास्कुलर इन्वेजन होती है, हिमेटोजिनस स्प्रेड है। जबकि पेपिलरी वाला जो कैंसर है उसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, लिम्फ नोड में फैल जाता है। एक पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है और उसको कीमो दी गई है ड्यू टू मैलिग्नेंसी। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसको उसकी रिजिडिटी और ट्रेमर्स बढ़ गया है। रिजिडिटी लेड पाइप या कोक व्हील रिजिडिटी होती है और ट्रेमर्स रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। और उसको कोई एंटी एमेटिक दिया होगा। एक बात रट्टा मारना, पार्किंसन में डोपामीन की कमी होती है। अगर आप डोपामीन की कमी और बढ़ा दो, D2 ब्लॉकर यूज़ करो जो कि एंटी एमेटिक्स में होते हैं, तो उससे पार्किंसनिज्म बढ़ जाता है। कौन सी ड्रग्स है जो पार्किंसन को बढ़ा देती है, आंसर इज मेटा क्लोप्रामाइड जो D2 ब्लॉकर होती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। जो ओडेनसेट्रॉन है ये सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट होती है। डोमपेरिडोन ये भी D2 ब्लॉकर है, ये भी एंटीमेटिक है, लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। ग्रेनिसेट्रॉन ये ओडेनसेट्रॉन की छोटी बहन है। अगला दोबारा पार्किंसन आ गया है, रेस्टिंग ट्रेमर है, एकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, कोगविल रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी, शफलिंग गेट है, सब्सटेंशियल आइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा, इसकी डीजनरेशन होती है, डोपामीन की प्रोडक्शन कम होती है। पार्किंसन के अंदर डोपामीन का लेवल कम होता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होता है। दैट इज वाई हम डोपामीन को बढ़ाते हैं, एसिटाइलकोलिन को कम करते हैं। 7 साल का बच्चा है जिसको हाई ग्रेड फीवर है और शॉर्ट थ्रोट है, स्ट्रॉबेरी टंग है। ओके, ये MCQ शायद पहले आ चुका है, कावासाकी डिजीज के हवाले से है। ठीक हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट को कौन सा रैश हो रहा है, सैंड पेपर रैश है।
अगर आप स्ट्रॉबेरी टंग पढ़ो, स्ट्रॉबेरी टंग दो कंडीशन में होती है, कावासाकी और दूसरा होता है स्कारलेट फीवर। कौन सा फीवर? स्कारलेट फीवर। कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे? स्कारलेट फीवर के अंदर सैंड पेपर रैश होता है, और जो स्कारलेट फीवर है वो स्टेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। अगर ये कावासाकी होता तो फीवर के साथ आपने क्रैश क्राइटेरिया यूज करना होता। C for conjunctivitis, R for rash, A for adenopathy, H for strawberry tongue, H for hand और feet का एडिमा होता है। सही हो गया। तो ये सैंड पेपर रैश है, स्ट्रॉबेरी टंग है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होती है। डायग्नोसिस स्कारलेट फीवर। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको रिपीटेड वॉमिटिंग है, कन्फ्यूजन है, और वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा। ओके, पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और फ्लूइड ओवरलोड है। तो कौन सी मेडिसिन आप दोगे? पेशेंट किस में जा रहा है? सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फ्लूइड ओवरलोड है, और पेशेंट को यूरीमिया में गया हुआ है। यूरीमिया में कैसे पता लगा यूरीमिया में है? अगर पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो तो उसको एजोटीमिया कहते हैं, और एजोटीमिया से पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाए तो वो यूरीमिया है। पेशेंट को देखो वो कन्फ्यूजन में है, यूरिन पास नहीं कर पा रहा, पल्मोनरी एडिमा है, तो पेशेंट को यूरीमिया है। और यूरीमिया में क्या देते हैं? हीमोडायलिसिस करते होते हैं, ठीक है, डायलिसिस वगैरह करवाते होते हैं। इसके बाद एक पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, जो कि राइट स्कैपुला या राइट शोल्डर टिप में रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब है उसको गाल ब्लेडर का पेन है। गाल ब्लेडर या पित्ते में पथरी हो सकती है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये कौन सा डर्मेटोम होता है? C3C4। ठीक हो गया। C3C4 के थ्रू ये शोल्डर टिप में जाता होता है फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन की वजह से। इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट को मर्फी साइन पॉजिटिव है। मर्फी साइन स्पेसिफिक फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, और कोलिसिस्टाइटिस में गाल ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन होती है, और गाल ब्लेडर में विसरल पेरिटोनियम होती है, क्योंकि विसरा है ना, तभी तो पेन इसका रेफर्ड हो रहा है। जो विसरास का पेन होता है वो रेफर्ड होता है, जबकि जो पेराइटल पेन है वो लोकलाइज्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ रहे हैं कि एक एंटीवायरल ड्रग है, उसको स्टडी किया गया तो रिसर्चर ने ये देखा कि ये रिस्पॉन्स मेजर किया कि परसेंटेज ऑफ पेशेंट रिसीविंग वायरल क्लियरेंस एट डिफरेंट डोजेज रादर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। तो उसको इस रिस्पॉन्स कर्व को क्या बोलते हैं? क्वांटल। देखो जो ग्रेडिड है, ग्रेडिड में मैग्नीट्यूड को देखते हैं, और क्वांटा में सिर्फ ये देखते हैं कि इफेक्ट आया था या नहीं आया था, मतलब वायरस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्वांटा स्पेसिफिक लोकलाइज्ड, ग्रेडेड का मतलब है मैग्नीट्यूड कितना कम हुआ। 2 एंटीवायरल ड्रग्स दी गई है, एक ड्रग सेम मैक्सिमम इफेक्ट को अचीव करती है लेकिन कम डोज में। अगर कम डोज चाहिए फॉर अ गिवन इफेक्ट तो उसका मतलब है उसकी जो Km वैल्यू है वो कम है, पोटेंसी और एफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। एफिकेसीज मैक्सिमम वेलोसिटी वगैरह या मैक्सिमम कैपेसिटी वगैरह। एक क्रॉनिक अल्कोहलिक वाला पेशेंट है, उसको स्टीटोरिया है। स्टीटोरिया का मतलब फैटी स्टूल है, वेट लॉस और बोन पेन है। बोन पेन क्यों होगा? विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। स्टीटोरिया, फैटी स्टूल क्यों होते हैं? क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस जो कि अल्कोहल की वजह से हो सकता है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से है। चूँकि पेशेंट में बोन पेन हो रहा है तो ये विटामिन डी है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस होता तो विटामिन ए। रट्टा मारना कि जो स्टीटोरिया है उसमें सारे फैट सॉल्युबल विटामिन से इफेक्ट होते हैं। विटामिन ए अगर डेफिशिएंट होता तो नाइट ब्लाइंडनेस, अगर डी होता तो बोन पेन, ई है तो हिमोलिटिक अनीमिया और न्यूरोपैथी है, और के है तो ब्लीडिंग डिजीज़ है। अगला वही है फूल स्मेलिंग ग्रीजी डायरिया, तो ये स्टीटोरिया होता है और उसने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया ड्यूरिंग पिकनिक। ट्रैवलिंग स्टीटोरिया, पेयर शेप ट्रोफोजोइट और फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, ये छोड़ दो बेशक। तो ये जियार्डिया होता है, इसके लिए मेट्रोनिडाजोल देते होते हैं। अगला है लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड का पेशेंट है, उसकी एंडोस्कोपी की गई है। एंडोस्कोपी के अंदर यू नो बेटर के गर्ड वाले पेशेंट में बैरट एसोफेगस होता है। नॉर्मली एसोफेगस की एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड होती है और रिप्लेस हो जाती है इंटेस्टिनल एपिथेलियम विद गोबलेट सेल, जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। और बैरट इसोफेगस से एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है, जबकि मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ इसोफेगस इज स्क्वेमस सेल कैंसर, जो अल्कोहल स्मोकिंग से हो जाता होता है। अगला चलते हैं, एक पेशेंट है जिसने IUCD यूज़ कर रही है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली है। बायोप्सी में पता लगा कि स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन है बाय इन्फ्लेमेटरी सेल विदाउट ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। क्लियर? अब दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग MCQ। जो IUCD होता है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवाता है लेकिन ग्रैनुलोमा नहीं बना, तो उसको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के अंदर नहीं डाल सकते। एवरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट अ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इसके बाद एंजाइमोलॉजी के अंदर जो
वी मैक्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो वी मैक्स है वो उन ट्रांसपोर्ट के लिए होगा जो कैरियर्स को यूज़ करते हैं। कैरियर्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। बेस्ट आंसर इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यू नो बेटर। इसके बाद एक पेशेंट है, उसको स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन इन्फेक्शन या बैक्टीरियल एब्सेस, उसमें लीकोफेक्टिव होती है। बाकी सारे ऑर्गन में इस्कीमिक नेक्रोसिस की वजह से कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। फैट नेक्रोसिस पेनक्रेटाइटिस और ट्रोमेटिक ब्रेस्ट नेक्रोसिस में, और केजियस वाली टीबी या फंजाई वाले इन्फेक्शन में होती है। ओके इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट है जो कि लिथियम यूज़ कर रहा है फॉर बाइपोलर डिजीज़ है। लिथियम की वजह से पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। रट्टा मारना, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस दो चीज़ों से होता है, हाइपर कैल्सीमिया या फिर हो सकता है दूसरा क्या था, लिथियम था। और इसके लिए ड्रग कौन सी देंगे ट्रीटमेंट में, थायराइड डायूरेटिक। इसके अलावा लिथियम से एब्स्टीन अनोमली होती है, बॉक्स शेप हार्ट होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट निफिडिपिन ले रहा है, ये डिहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसको मना किया गया है सर्टेन फ्रूट जूस। तो रट्टा मार लो, एक ही जो फ्रूट जूस है ग्रेप फ्रूट, इसको आपने रोकना है क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होता है। साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, ठीक हो गया। अब साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, उसका मिमोनिक है क्रैप GPS। आप सिर्फ एक काम करो, आप सिर्फ साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर रट्टा मार लो, बाकी सारे इनहिबिटर हो गए। इंड्यूसर कौन कौन से है, क्रैप GPS, C से कार्बामेज़ापिन, R से रिफेम्पिन, A से अल्कोहल, वो भी आई थिंक सो शायद क्रॉनिक अल्कोहल है, क्लियर। हाँ, P से फेनिटवाइन है, GPS, G से क्राइसोफिल्मिन, P से फेनोबार्बिटल, और जो S है उससे सेंट जॉन वॉट, ये जड़ी बूटी होती है। सही हो गया, क्लियर। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्रैप GPS रट्टा मारना है, और जो अल्कोहलिक है वो क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग है। बाकी जो सारे है वो इनहिबिटर है, ग्रेप फ्रूट भी इनहिबिटर होता है। अगर है पेशेंट को एक एक्सर्शनल सिनकपी है और सिस्टोलिक मरमर है। एक्सर्शनल सिनकपी एंजाइना डिस्निया और सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर नेक पे रेडिएट कर रहा होगा और पल्स प्रेशर कम है, तो सारी चीज़ें बता दिया। ये एओर्टिक स्टेनोसिस है। पल्स प्रेशर क्यों कम है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, तो ये उसमें देखने को मिलता होता है एओर्टिक स्टेनोसिस में। और इसमें पल्सस पार्वस ई टार्डस देखने को मिलता है। अगला है पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है और ब्रेन की लीजन है, तो ब्रेन के अंदर हमेशा लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। किडनी, हार्ट, बाकी टिश्यू में कोआगुलेटिव होती है। टीबी में केजियस होती है। वास्कुलाइटिस में या एसएलई में फिब्रिनाइड होती है। डाई गैंग्रीन में कोआगुलेटिव होती है। वेट गैंग्रीन में लिकोफेक्टिव होती है। ब्रेस्ट ट्रॉमा में या पेंक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। एक पेशेंट है जिसको हार्ट फेलियर है, उसकी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है व्हेन वेंट्रिकुलर फीलिंग इज़ इंक्रीज। जब वेंट्रिकल की फीलिंग बढ़ती है, वेंट्रिकल जब ज़्यादा फील होता है तो ज़्यादा स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ठीक हो गया। क्योंकि जितना ज़्यादा डायलेट होगा, स्ट्रेच होगा, उतना मसल लेंथ बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। दैट इज़ वाई अगर ज़्यादा प्री लोड आ रहा है हार्ट में तो वो हार्ट को स्ट्रेच करेगा, फाइबर की लेंथ बढ़ेगी और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो कमेंट में लिख दे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।